नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 अक्टूबर 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल में 3 आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स में लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उसके साथ साथ 2 आर्टिकल तो आज भाई आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। ये जो 8 करंट अफेयर्स वाले आर्टिकल है, इसमें एक साइंस एंड टेक का आर्टिकल और साइंस एंड टेक वाला आर्टिकल कुछ हद तक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। उसके साथ एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एडिटोरियल में एक आर्टिकल एशियन गेम्स में जो इंडिया की मेडल टैली है उससे रिलेटेड है। फिर ये इजराइल हमास वाला इशू जो चल रहा है, इसको लेकर तो देखो आर्टिकल्स हैं ही। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट आज आपके जानने के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों, टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की टेस्ट सीरीज को मेंटरशिप स्टूडेंट्स के लिए जोड़ दिया गया है, तो वो ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। जो ऑलरेडी मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज एक्टिव है, आप एक्टिवेट करके देख सकते हो, कोर्स आपको दिख जाएगा। और जो लोग अब मेंटरशिप कोर्स खरीदेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट में, आपको ऑलरेडी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड मिलेगी, तो कॉस्ट भी यहाँ पे कम हुई है और ओवरऑल टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर आप मेंटरशिप कोर्स नहीं लेना चाहते तो एथिक्स और वर्ड हिस्ट्री का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं। वर्ड हिस्ट्री में भी काफी सारी वीडियोस अपडेट हो चुकी हैं। ये वर्ड हिस्ट्री की वीडियोस आपको मेंटरशिप कोर्स में तो इंक्लूड मिलती हैं, अलग से उसका कोर्स भी अवेलेबल है। ये है वर्ड हिस्ट्री का कोर्स। इस वर्ड हिस्ट्री के कोर्स के जब कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्यूडलिज्म, उसके साथ साथ अमेरिकन सिविल वॉर, इसकी वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल गई हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके साथ साथ नेपोलियन बोनापार्टे का रोल, ये 2 वीडियोस आज आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर में आगे चलते हैं। एडिटोरियल का पहला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज मस्ट एंड फॉर लास्टिंग पीस। अब ये बात तो जाने कितने लंबे समय से बोली जा रही है। जो अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज अटैक हुआ है हमास का इजराइल पे, जिसने 700 लोगों को मार दिया और ये मरने का नंबर बढ़ेगा। इनफैक्ट बहुत सारे इजरायलीज मरे, इतनी बड़ी क्वांटिटी में इजरायलीज पहले नहीं मरे। बहुत सारे इजरायलीज को यहाँ पे बंधक भी बना लिया गया। तो बेसिकली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को, जिसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ और अपने हिसाब से चला रहा है इजराइल, इन सब में ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं हमास जैसे, कितने डेंजरस हो सकते हैं वो इस बात से पता चलता है कि इस बार इजराइल की इंटेलिजेंस और मिलिट्री एजेंसीज कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाए। वेस्ट बैंक में बवाल लंबे समय से चल रहा है। इन पर्टिकुलर अटैक से पहले ही इस साल में 200 पैलेस्टीनियंस और 30 इजरायली ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और इतने वायलेंस के बाद भी इजराइल में ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ओवरऑल अपने नए जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर चल रहे थे, और इजराइल की मिलिट्री ने गाजा पट्टी में जो सिचुएशन था इसको स्टेबल इंस्टेबिलिटी बोला था। मतलब उनका ये बोलना था कि सिचुएशन वोलेटाइल है, थोड़ी खतरनाक है, बट फिर भी स्टेबल है, हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। बेसिकली उनको आदत पड़ चुकी है इसी प्रकार से जीने की, लड़ाई करने की, इस खौफ में रहने की। तो इजराइल ने भी बोला कि तुमको तो हम राइट्स नहीं देंगे, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो। और अब वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। 1973 में योम किप्पुर वॉर हुआ था, जब इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल को हिला के रख दिया था। हमास भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है, इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1990 से सुसाइड अटैक कंडक्ट करवा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 1987 में हमास बना था और इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑफशूट की तरह बना था। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। अब ये जो अटैक है ये मॉरल क्वेश्चंस भी पुटअप करता है, प्रैग्मेटिक क्वेश्चंस भी पुटअप करता है। इसके पैरेलल दोस्तों आज एक और आर्टिकल है करंट अफेयर्स में, मैं आपको दिखाता हूं कौन सी की मैं बात कर रहा हूं। ये व्हाट डिड हमास अचीव फ्रॉम अटैक ऑन इजराइल। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बैठता है कि भाई हमास को यहां पे अटैक करके मिला क्या। 6 अक्टूबर 1973 को योम किप्पुर डे में जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर अटैक किया था, तो इजिप्ट की आर्मी और सीरिया की आर्मी लड़ रहे थे। इजिप्ट की आर्मी लड़ रही थी सिनाई पेनिनसुला में और सीरिया की आर्मी लड़ रही थी गोलन हाइट्स में। इन दोनों ही जगह को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे इजराइल से, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी 1967 में गाजा पट्टी, उसके साथ साथ वेस्ट बैंक का इलाका, अब ये दो तो खैर आज भी बहुत हद तक इसराइल के इन्फ्लुएंस के अंदर है। हालांकि गाजा पट्टी से 2005 में इसराइल बाहर निकल गया था, लेकिन सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स तो आज भी इसराइल ने कब्जा कर रखा है। लेकिन सिनाई पेनिनसुला को 1967 के वॉर में कब्जाने के बाद 1978 में छोड़ने की बात कर दी थी किसने, इसराइल ने। तो बेसिकली इतना भयंकर अटैक किया 1973 में इजिप्शियन फोर्सेस ने कि इसराइल हिल गया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1973 का वॉर भी इसराइल जीत गया, लेकिन बहुत सारे लोगों का बोलना है कि 1973 का वॉर इनकंक्लूसिव था, उसको प्रॉपर तरीके से इसराइल नहीं जीत पाया था। और इसराइल को लग गया था कि इजिप्ट चुप बैठने वाला नहीं है, वो पूरी दम लगा देगा इस सिनाई पेनिनसुला को कब्जाने के लिए। तो फाइनली इसराइल ने कैंप डेविड अकॉर्ड्स को साइन किया कब, 1978 में, और 1982 तक आते आते इजिप्ट और इसराइल की पीस ट्रीटी होती है और पूरी तरीके से सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो उस समय पे हुआ, क्या इस समय पे वही हमास करने की कोशिश कर रहा है। भाई देखिए,
ऑस्लो प्रोसेस के समय पे ये बोला गया था कि एक टू स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाएगा इस वेस्ट बैंक और देखिए जो टेरिटरी जॉर्डन और मेडिटेरियन सी के बीच में आती है, जहां पे गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, इजराइल मेनलैंड है, उस पर्टिकुलर इलाके पे एक टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। मतलब उस इलाके को दो भागों में बांट दो और ओवरऑल सब लोग अपने अपने भाग में रहेंगे। अब शुरुआत से इजराइल की जो ज्यूज है वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम दो भागों में बांट देंगे, लेकिन जो पैलेस्टीनियन अरब्स हैं वो बोल रहे थे कि भाई ये तो पूरा इलाका हमारा है, हम क्यों अपना इलाका दो भागों में बांटें। अब क्या है कि ये अरब चूंकि डिसएडवांटेज पे आ गए हैं पैलेस्टीनियंस, तो वो कह रहे हैं हमारी जमीन हमको अलग दे दो। बट इजराइल बोल रहा है कि अब कोई जमीन नहीं देंगे तुमको, तुम्हारी जमीन दे दी तो उतनी तुम रखी लोगे, उसके बाद हमारी जमीन पे फिर से अटैक करोगे। ठीक है ना भाई। लेकिन ये जो कुछ भी अभी हुआ है ना, जिस प्रकार का अटैक हमास ने यहां पे लॉन्च किया है, हमास को क्या लग रहा है कि वो इजराइल से कुछ जमीन हथिया लेगा? तो देखिए ये बात शायद हमास भी जानता होगा कि वो इजराइल से कोई भी जमीन हथिया नहीं पाएगा। तो वजह क्या है हमास को ऑब्जेक्ट मतलब अचीव क्या किया हमास ने इतना बड़ा अटैक करके? देखिए समझिए, 2007, भले ही 2005 में इजराइल गाजा पट्टी से निकल गया था, लेकिन 2007 के बाद इजराइल ने और कुछ हद तक इजिप्ट ने एक प्रकार का ब्लॉकेट सा लगा दिया किसके ऊपर? गाजा पट्टी के ऊपर। इजराइल ने वेस्ट बैंक अलग है, ये इजराइल है, इधर गाजा पट्टी है और यहां पे वेस्ट बैंक है। तो जो वेस्ट बैंक है वहां पे तो इजराइल ने हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, सिक्योरिटी बैरियर्स लगा रखे हैं, पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स को बहुत हद तक रोक रखा है। लेकिन जो ज्यूइश सेटलमेंट्स है वो वेस्ट बैंक में लगातार बढ़ रही हैं और प्रो सेटलमेंट पॉलिटिशियंस बार बार ताकत में आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ज्यूइश सेटलमेंट को वेस्ट बैंक में बढ़ाओ, वेस्ट बैंक के अंदर ज्यादा ज्यादा ज्यूज होने लगे। अब देखिए इजराइल ने भले ही यहां पे एक सिक्योरिटी ऑर्डर बना दिया है जिसके चलते न्यूट्रलाइज किया जा चुका है लार्ज स्केल पैलेस्टीनियन वायलेंस को, फोर्स के थ्रू, चेक पॉइंट्स के थ्रू, बैरियर्स के थ्रू, ऑक्यूपेशन के थ्रू। तो बेसिकली एक प्रकार का ऐसा स्टेटस को बन गया था जो कि पैलेस्टीनियन के अगेंस्ट था और इजराइल के फेवर में था, चूंकि इस पर्टिकुलर स्टेटस को में जो इजराइल चाह रहा था वो हो रहा था और पैलेस्टीनियंस यहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जब वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस ने ये देखा कि सऊदी अरेबिया भी एग्रीमेंट साइन कर रहा है इजराइल के साथ, यूएई भी एग्रीमेंट साइन कर रहा है, ओवरऑल इजिप्ट भी इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज कर रहा है, खैर उसने तो सबसे पहले किए थे 1982 में। तो धीरे धीरे करके पैलेस्टीनियन कॉज को दुनिया भूल रहा है और सब लोग इजराइल के साथ रिश्ते और डीलिंग लगाने में बने हुए हैं। तो हमास ने इतना सीवियर अटैक करके ये याद दिलाने की कोशिश की है इजराइल को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, तुम कितनी भी डीलिंग कर लो, कितनी भी पीस ट्रीटी साइन कर लो, जब तक हम नहीं चाहेंगे हम पीस होने नहीं देंगे। तो हमास बेसिकली यहां पे एक मैसेज भेज रहा है। हमास जानता है कि वो एक हारने वाला जंग लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जंग लड़ रहा है क्योंकि वो दुनिया को याद दिलाना चाहता है कि हम यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को भूलो मत, अगर हमारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके तुम आगे बढ़ोगे तो हम इस प्रकार के बवाल आगे भी करेंगे। लेकिन इसके लिए जो टैक्टिक्स हमास ने इस्तेमाल करी है वो देखिए प्रॉब्लमेटिक है। इजरायली सिटीजन्स को, बूढ़ों को, औरतों को बंदी बनाना, उनके साथ बदसलूकी करना, बदतमीजी करना। अब इसका रिस्पॉन्स इजराइल देगा और इजराइल बहुत भयानक तरीके से इसका रिस्पॉन्स देगा और इस रिस्पॉन्स में बहुत से पैलेस्टीनियंस मरेंगे। लेकिन शायद हमास और गाजा पट्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को इन मौतों से मतलब नहीं है, वो पूरी दुनिया को और स्पेसिफिकली इजराइल को, यूएस को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमको मत भूलो, हम भी यहां पे एग्जिस्ट करते हैं, हमारी भी यहां पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर तुम हमको भूलोगे तो ये बवाल होगा। समझ गए? अगर आप देखो तो इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन लेबनान का भी लॉन्च किया था 2006 में। हिजबुल्लाह 30 दिन तक लड़ता रहा था और बाद में इजराइल ने सीज फायर कर लिया है। तो क्या हमास यहां पे इतने लंबे समय तक लड़ पाएगा इजराइल से? देखिए इस बात के चांसेस बहुत कम। लेट्स सी आगे क्या होता है। और हो सकता है कि पूरी तरीके से गाजा पट्टी के ऊपर कब्जा कर ले यहां पे इजराइल, लेकिन कब्जा करने के बाद भी वहां की पॉपुलेशन जब आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप क्या ही कर लोगे। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे ही पता चलेगा। फिर अगला, इंडिया की बेस्ट एवर टेली इन एशियन गेम्स केम फ्रॉम अ डाइवर्स सेट ऑफ इवेंट्स। भैया इस बार के एशियन गेम्स में जो परफॉर्मेंस रही है ना 2023 में इंडिया की चाइना के अंदर, बड़ी जबरदस्त रही है। हांगझोउ एशियन गेम्स वाटरशेड मूवमेंट है स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स जीते हैं जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। जकार्ता 2018 में इंडिया की मेडल टैली थी 70, जो कि उस समय की सबसे हाईएस्ट थी। आज की डेट में 107। हमने जबरदस्त यहाँ पे अचीवमेंट्स की हैं। 3 डिसिप्लिन, ट्रैक और फील्ड में 6 गोल्ड मेडल है, शूटिंग में 7 गोल्ड मेडल है, आर्चरी में 5 गोल्ड मेडल है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडिया ने 22 डिफरेंट स्पोर्ट्स में मेडल्स को जीता है। रोवर्स, स्क्वाश प्लेयर्स, कबड्डी स्टार्स, मेंस हॉकी टीम ने यहाँ पे इंप्रेस किया। इनफैक्ट घुड़सवारी, इक्वेस्ट्रियन में भी पहला गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है। रोलर स्केटिंग, विंड सर्फिंग, वुशु, ये सेपात का क्रॉ, क्रिकेट में भी ओवरऑल 2 गोल्ड मेडल इंडिया के पास आए।
तो ये दिखाता है कि भाई अलग अलग स्पोर्टिंग एरेना में इंडिया आगे बढ़ रहा है। एशियन गेम्स में इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी ना, उसने वर्ल्ड कप के भी फीवर को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस से पूरा इंडिया खुश था। पारुल चौधरी ने फाइनल 50 मीटर्स में वुमेन्स 500,000 मीटर स्विमिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। समझ गए भाई, जीत लिया इसको, गोल्ड जीता। ओलंपिक ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल है, और अगर आप देखो वर्ल्ड चैंपियन जो नीरज चोपड़ा है, उसके साथ साथ किशोर जैना, इन्होंने जेवलिन थ्रो में जबरदस्त चीजें जीती हैं। किशोर जैना ने तो भाई ओवरऑल जेवलिन में सिल्वर जीता, चूंकि नंबर 1 पे तो नीरज चोपड़ा को ही आना था, अलग ही लेवल है। फिर कुछ ऐसे गेम्स है जिनके कुछ बायलेटरल टूर्नामेंट्स भी बहुत होते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया। अब इनमें भी इंडियंस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सत्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने गोल्ड जीता मेंस डबल्स बैडमिंटन में। एच एस प्रणॉय ने ब्रॉन्ज जीता मेंस सिंगल्स बैडमिंटन में। सुतीर्थन आयशा मुखर्जी ने स्टनिंग जीत ली चाइनीज वर्ल्ड चैंपियंस के ऊपर, चेन मेंग और वांग इदी, वुमेन्स डबल टेनिस में, और ब्रॉन्ज कैटेगरी का मेडल जीता। तो बेसिकली ये सब चीजें दिखाती हैं कि अलग अलग डाइवर्स स्पोर्टिंग इवेंट्स में इंडियंस सामने आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका, तो ओलंपिक वाले डिस्टेंस को भी उन्होंने यहां पे क्रॉस कर दिया। तो बेसिकली भारत सरकार, राज्य की सरकारें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इतनी तेजी से कोशिश कर रही हैं कि यहां पर इंडियन स्पोर्ट्स को सुधारा जाए, इंडियन एथलीट्स को अपनी तरफ से पूरी मदद दी जाए, उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो 28 गोल्ड इंडिया को मिले हैं, ये जिन गेम्स में हुए हैं, केवल 12 ही गेम्स या इवेंट्स ऐसे हैं जो कि ओलंपिक्स के गेमों के लिस्ट में आते हैं। तो बेसिकली ओलंपिक्स के अंदर हमें अभी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए और स्पोर्टिंग फील्ड्स में अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आगे आने वाले समय में इंडिया स्पोर्टिंग फील्ड में अपना नाम लेके शाइन कर पाएगा। वैसे देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे स्पोर्टिंग एरेना में, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, फेडरेशंस में फैक्शनलिज्म, एंडलेस कोर्ट बैटल्स, डोपिंग की प्रॉब्लम, तो इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करके स्पोर्टिंग एरेना में हमको आगे बढ़ना। ठीक है भाई, आगे जाते हैं। मेंटल हेल्थ एंड फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर्स। तो भाई 2 आर्टिकल्स मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, इनको हम देखते हैं। इस बार की जो थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की 10 अक्टूबर को, आज 10 अक्टूबर ही है, तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल तो आएंगे ही। तो बेसिकली थीम है मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। भाई देखिए, मेंटल हेल्थ से सफर करने वाले लोग उस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं बेसिकली जहां पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इंडिया के अंदर तो खासा ध्यान नहीं दिया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज की बात छोड़ दो, डेवलप्ड कंट्रीज अपने ओवरऑल डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स पे ध्यान देते हैं, बट लो और मिडिल इनकम कंट्रीज और एवरेज इनकम वाली कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, यहां पे ओवरऑल मेंटल हेल्थ जैसे पॉइंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इनफैक्ट इसको एक टोटल एक सोशल टेबू की तरह देखा जाता है। अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको है या आपके किसी फैमिली मेंबर का, तो आप छुपाने की कोशिश करोगे, नहीं तो दुनिया आपको पागल बोलेगी, आपकी बेइज्जती करेगी। ये सारी बातें यहां पे होती हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स में भी मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। एक स्टडी कंडक्ट की गई है आईएलओ के द्वारा, जो कि बोलता है कि 15% ऑफ द वर्किंग एज एडल्ट्स ग्लोबली लिव इन अ मेंटल डिसऑर्डर। दुनिया भर में जितने भी एडल्ट्स काम कर रहे हैं, 15% को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ठीक है ना भाई। एक तरफ डिसेंट वर्क इन्फ्लुएंसेस मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी जहां पे आपको आराम मिल रहा है, ठीक ठाक अमाउंट में पैसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेफ एंड सिक्योर फील करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन जहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हो, अनस्टेबल हो, प्रिकेरियस इंप्लॉयमेंट सेटअप कर रहे हो, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, पुअर हो, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हो, तो वो रिस्क पोज करता है एक वर्कर की मेंटल हेल्थ पे। जो वर्कर्स लो पेड, अनरिवार्डिंग एनवायरमेंट में काम करते हैं, इनसिक्योर जॉब्स में काम करते हैं, आइसोलेशन में काम करते हैं, दे आर मच मोर एक्सपोज टू साइको सोशल रिस्क। इससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। इंडिया की अगर बात की जाए, तो इंडिया का इनफॉर्मल वर्कफोर्स अकाउंट करता है 90% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन को। और इस इनफॉर्मल वर्कफोर्स में ऑब्वियस सी बात है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पैसा उतना प्रॉपर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इनमें से मेंटल हेल्थ से अफेक्ट हो सकता है। और किसी भी प्रकार की रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं है, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, लंबे लंबे घंटों तक उनको काम करना पड़ता है, कोई सोशल और फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस का उनके पास एक्सेस नहीं है, हाईली अनसर्टेन और डीप प्रिकैरिटी को फेस करना पड़ता है, बहुत प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन सुनते हैं इनके अगेंस्ट। ठीक है ना। जेंडर डिस्पैरिटीज भी बहुत स्टार्क है। 95% ऑफ इंडियाज वर्किंग वुमेन आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल, लो पेइंग एंड प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट, ऑफन विदाउट सोशल प्रोटेक्शन। तो इंडिया की 95% वुमेन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, कम पैसे वाले एम्प्लॉयमेंट में, प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट में, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से सफर कर रही हैं, सोशल और फैमिलियर स्पेसेस में घर के रोल में इन्वॉल्व हैं, बाहर जाने का उनका मौका नहीं मिल रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो इरिटेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ऐसी बहुत हाउस वाइफ है, लेडीज हैं, अब घर पे हैं, घर के कामों में बिजी हैं, हस्बैंड को देख रही हैं, उनके पेरेंट्स को देख रही हैं, अपने पेरेंट्स को देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, लेकिन उनके अंदर से कुछ इच्छाएं हैं, उनका भी मन है कि भाई वो बाहर जाएं, नौकरी करें, खुद से कमाएं,
खुद खुद फील करें, क्योंकि वो घर पे इतना काम करने के बावजूद भी अक्सर कर उनको जलील कर दिया जाता है कि तुम तो कुछ कमाती नहीं हो, तुम घर पे बैठ के करती क्या हो। तो बुरा तो लगेगा ना अंदर से इंसान को, वो इतना मेहनत कर रहा है तुम्हारा। तो वो भी चाहती है कि भाई हम कहीं बाहर जाएं, कहीं जाके नौकरी करें, 15-20-25 हजार रुपए कमाएं, बट कुछ तो कमाएं। इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ डिग्निटी मिलती है, एक ऑनर मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं। समझे बात को? तो बेसिकली जब एक वुमेन ऐसा नहीं कर पाती है, तब कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर बात आ सकती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट ये मेंटल हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल है। लोक नीति जो ग्रुप है सेंटर फॉर स्टडी फॉर डेवलपिंग सोसाइटीज के अंदर, इसने इंटरव्यू किया 9,316 यूथ्स को, 15 से 34 साल के जो थे 18 स्टेट्स में। उन्होंने बताया कि दे आर वेरी मच हाईली ससेप्टेबल टू नेगेटिव इमोशंस। क्योंकि यूथ जब अनएम्प्लॉयड होते हैं ना, तो उनके ऊपर 25 प्रकार का प्रेशर होता है। लड़कियों को लगता है शादी कर दी जाएगी, यार मैं हस्बैंड और अपनी मैं तो हस्बैंड की फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। लड़कों को लगता है कि यार मेरी शादी ही नहीं होगी, लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इतने समय से पढ़ रहे हो, एग्जाम दिए जा रहे हो, निकल नहीं रहा। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो जब तक आप पैसा नहीं कमाते हो, एक अच्छी नौकरी आपकी नहीं लगती, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में प्रेशर रहता है। आप देखो 4 साल 5 साल यूपीएससी तैयारी की लोगों ने, नहीं हुआ, उनके मेंटल हेल्थ पे बात बनाती है। एक आईएलओ की रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि ऐसे जो यंग वर्कर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टू मोर प्रिक्योरियस एंड इनफॉर्मल वर्क, और लेस पे और पूरर वर्किंग कंडीशंस में भी तैयार है, जो कि बहुत डेस्परेट है। भाई काम ही नहीं है, कुछ पैसा कहां से कमाएंगे? जो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट है 2022 की, वो ऑब्जर्व करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एजुकेशनल लेवल्स के साथ बढ़ता है। मतलब जितना ज्यादा आपका एजुकेशन का लेवल, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यंग वुमेन में 42% है। इस समय पे जब इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा है, आधी से ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है और अगले 2 डेकेड्स तक रहेगी, उस समय पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो पहली बात तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, ओवरऑल इतनी बड़ी एज पॉपुलेशन के अंदर ओवरऑल मेंटल हेल्थ के इंस्टेंसेस बढ़ने को मिल सकते हैं। अगले 20 साल में इंडिया एक एजिंग सोसाइटी हो जाएगी। तो अभी जब तक ये लोग यंग है, जिनके पास नौकरियां नहीं, चलो तब तक तो वो फिर भी अपने आप को मैनेज कर लेंगे। जैसे वो बूढ़े होंगे, उनके अंदर एक ऐसा नोशन आ जाएगा कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 ये दिखाता है कि 33 मिलियन एल्डरली पीपल, 3 करोड़ 30 लाख एल्डरली पीपल काम कर रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट इनफॉर्मल वर्क में। ठीक है, मतलब रिटायर हो चुके हैं तब भी इनफॉर्मल वर्क में काम कर रहे हैं, तब भी अपने आप को एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब ऐसे लोग ओवरऑल क्या सोचेंगे कि यार मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, मैंने तो जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया, और फिर सोसाइटल टेंडेंसीज और बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सिक्योरिटी नेटवर्क की कमी है एल्डरली के पास, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन कभी कभी एग्रीवेट भी हो जाती है। और जब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की, तो वो भी ज्यादा अवेलेबल है नहीं। इनफॉर्मल वर्कर्स को मेंटल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ता है, उधार ले रखा है, दो जमा होता जा रहा है, ब्याज जमा होता जा रहा है, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रही है। एक स्टडी कंडक्ट की गई वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीगो के द्वारा, कहां पे इनफॉर्मल वर्कर्स इन दिल्ली, ज्यादातर माइग्रेंट्स थे। उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड-19 उनकी हालत बहुत अनइवन रही है। फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम, मील्स ना खाना, रिड्यूस्ड कंजम्पशन करना, ये उनके साथ एक नॉर्मल नॉर्म बन चुका है। तो भले ही ये इनफॉर्मल वर्कर्स बड़े स्केल पे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट इनके सामने बहुत प्रकार की इकोनॉमिक, फिजिकल और मेंटल वल्नरेबिलिटीज है। इंडिया का जो बजटरी एलोकेशन है मेंटल हेल्थ के लिए, वो टोटल हेल्थ बजट के 1% से भी कम है। ठीक है ना? और हम लोग डिजिटल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो बजटरी एलोकेशन ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी बनानी चाहिए, उसके लिए हेल्थ बजट एक तो वैसे हमारा कम है, उसमें से भी उसका हेल्थ बजट का 1% से कम मेंटल हेल्थ के लिए आप दे रहे हो। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट 2022 ने ऑब्जर्व किया है कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कम्युनिटी बेस्ड केयर को, पीपल सेंटर्ड, रिकवरी ओरिएंटेड और ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड केयर को। उसके लिए अर्जेंट नीड है प्रोएक्टिव पॉलिसीज की, जो कि मेंटल हेल्थ रिकॉग्निशन और एक्शन को बढ़ाएंगे। इसके बेसिस पे आप अफोर्ड कर पाओगे बेसिक ह्यूमन राइट्स टू गुड हेल्थ को। ठीक है ना? और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे कि SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 8 डिसेंट वर्क फॉर ऑल, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे चलते हैं भाई। यूपीएससी मेंटरशिप कोर्स के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया है। प्राइसेस अभी बहुत लो चल रही है, वीडियोस काफी सारी अपलोड हो गई हैं, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड कर दी गई है। अब इससे ज्यादा आप क्या ही चाहते हो, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स में आ जाते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक और मेंटल हेल्थ का आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं। दिस इज दैट आर्टिकल, इंडिया नीड्स यूथ मेंटल हेल्थ स्ट्राइक, फोकस टू स्ट्राइक डेमोग्राफिक गोल्ड। देखिए, इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है ना? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम लोग चल रहे हैं। अब इसमें जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है 10 से 19 साल की, वैसे बहुत सारी जगहों पे जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो 14 से 18 बताई जाती है।
पर ठीक है, यहाँ पे 10 से 19 लिख रखी है, ओके। अब ओवरऑल 10 से 19 साल के 253 मिलियन इंडिविजुअल्स यानी 25 करोड़ 30 लाख लोग हैं इंडिया के अंदर। और जो डेमोग्राफिक सेगमेंट है ना, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया का, और ये 10 से 19 वालों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये 18 की एज ग्रुप क्रॉस करते हैं, ये वर्केबल पॉपुलेशन में आ जाते हैं। चलो 18 नहीं, 21 मान लो, ये फुल्ली फंक्शनल पोटेंशियल वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाते हैं। इनकी एनर्जी को इस्तेमाल करके एक देश को डेवलप करना है। अब अगर इन लोगों को आप डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इंडिया बहुत कुछ लूज कर रहा है। ये जो वंग माइंड्स हैं, दे होल्ड द प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। इनके ही पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का प्रॉमिस है। समझ के बात को? तो इनकी फिजिकल वेलबींग पे ध्यान देना जरूरी है, फिर चाहे वो यंग वुमेन हो और मेन हो। और फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देना जरूरी है। एडोलेसेंट हेल्थ और वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्सेज में पूरी दुनिया में। एडोलेसेंट्स का कोहॉर्ट एक पाइवोटल रोल प्ले करता है सोसाइटी में, इसलिए सरकार, चाहे वो राज्य के लेवल पे हो चाहे केंद्र के लेवल पे हो, बहुत सारे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे इन यंग इंडिविजुअल्स की जो हेल्थ नीड्स है उस पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि इस हेल्थ नीड में मेंटल हेल्थ नीड पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो भाई, एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम है जब एक इंडिविजुअल की बॉडी में प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है। तो बहुत प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, बॉडी और बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। क्या आपका आइडियल बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में, कितना पैसा आपको कमाना है, क्या पढ़ाई आपको करनी है, तो एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है इनके ऊपर, पीयर प्रेशर होता है, साथ में कंपटीशन हो रहा होता है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसके लिए कुछ आप कह लो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है जो कि डील करती है एक्सक्लूसिवली एडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड। 7 जनवरी 2014 को चलाई गई थी। एक डिकेड ऑलमोस्ट इसको होने को आ गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज को बहुत धीमे इंप्लीमेंट किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर राज्य की सरकारों को आरकेएसके को इंप्लीमेंट करना है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करना है, जिसके चलते एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स बनाने हैं, फैसिलिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज बनानी है। बट क्या ये बनाया जा रहा है? बहुत धीमे काम चल रहा है। आज तक आरकेएसके ने कोई डाटा शेयर नहीं किया क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लेके, ना ही मेंटल हेल्थ को लेके, वायलेंस को लेके, इंजुरीज को लेके, सब्सटेंस अब्यूज को लेके। कुछ डिस्कशन जरूर यहां पे इनिशिएट किए गए थे मेंटल हेल्थ के क्यूरेटिव एस्पेक्ट को लेके, रिक्रूट किया गया और ट्रेन किया गया न्यूमरस काउंसलर्स को, मेल और फीमेल को, जो कि एडोलेसेंट हेल्थ के प्रति डेडिकेटेड हो। बट फिर भी मेंटल हेल्थ को लेके ज्यादा कुछ यहां पे नहीं हुआ। समझ के बात को? अब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पे मेंटल हेल्थ को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे कि सर्व शिक्षा योजना जो लर्निंग डिसेबिलिटी पे ध्यान देते हैं, नेशनल यूथ पॉलिसी सब्सटेंस अब्यूज, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, युवा स्पंदना योजना। युवा स्पंदना योजना केवल कर्नाटक में चली। तो ये कुछ जरूर पॉलिसीज है जो कि सीधे सीधे मेंटल हेल्थ पे ध्यान देती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। बट अगर आप राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करो और ज्यादातर दूसरी पॉलिसीज की बात करो जो कि यंग इंडिविजुअल्स पे ध्यान देती है, इसमें मेंटल हेल्थ वाला कंपोनेंट बहुत हद तक मिसिंग है, और अगर डाला भी गया है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता नहीं है। तो बेसिकली ज्यादातर जो पॉलिसीज एडोलेसेंट्स के लिए बनाई जाती हैं उसमें मेंटल हेल्थ है जरूर, बट वो एक सेकेंडरी कंसर्न है। लेकिन इंडिया के अंदर जो एडोलेसेंट्स हैं, दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जी हाँ, वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि इंडियंस जो कि 13 से 17 साल के हैं, उनके अंदर सीवियर मेंटल इलनेस है। 7.3% के अंदर मेंटल इलनेस पाई जाती है, 2015-16 का डाटा बोलता है। कोविड-19 पैंडेमिक को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उससे उठी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी एडोलेसेंट के अंदर, वो पूरी तरीके से अब तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। एक इनफॉर्मल सर्वे कंडक्ट किया गया था एक ऑथर स्मृति शालिनी के द्वारा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की। उन्होंने ये बोला कि बहुत कम अवेयरनेस है आरकेएसके की स्कूल गोइंग एडोलेसेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर। ठीक है ना भाई, ये सब बातें यहाँ बताई गई। भले ही आरकेएसके के अंदर एक मोबाइल ऐप साथिया सलाह लॉन्च की गई, ई काउंसलिंग लॉन्च किए गई है, लेकिन तब भी ओवरऑल उसका कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ के लिए जो प्रेजेंट स्टेप्स लिए गए ना, वो स्टेप्स भी जलेन नहीं कर पा रहे हैं लोगों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन के समय पे जो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे थे, उनको ये जब पूछा गया कि जो भाई स्कूल बेस्ड काउंसलर आपके लिए अवेलेबल करवाएगी, जी हाँ, सरकार की तरफ से स्कूल बेस्ड काउंसलर यहाँ पे अपॉइंट की जाती है, जो कि बच्चों से बात करके उनकी टेंशन को बताती है। बच्चे उस स्कूल बेस्ड काउंसिल को टेंशन टीचर बोलते हैं। उनका ये बोलना है कि इस टेंशन टीचर से हम बात नहीं करेंगे, अगर इसको हम कुछ भी बात कर बताएंगे तो ये जाके बात जग जाहिर कर देगी, सबको बता देगी, और कल की डेट में हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ जाएगी।
तो जो टीचर स्पेसिफिकली काउंसलिंग के लिए बच्चों की मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, बच्चे उसको उल्टा टेंशन टीचर बोल के उससे दूर भाग रहे हैं। फिर उसके साथ साथ बहुत और स्टडीज कंडक्ट की गई हैं जिसमें पता चला है कि पॉवर्टी, चाइल्डहुड एडवर्सिटी, वायलेंस, ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसके चलते मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं बच्चों के अंदर। समझ गए? फिर एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का लैक है, प्रोडक्टिविटी कम हो रखी है, इसके चलते एजुकेशनल फेलियर्स होना और मेंटल डिसऑर्डर्स होना, ये एडोलेसेंस में एक विशियस साइकिल को शुरू कर देता है। तो एडोलेसेंस में विशियस साइकिल को हटाने के लिए इक्विटी इन हेल्थ केयर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। और वेल्थ, कास्ट, लोकेशन, जेंडर, इनके आधार पर इंडिया बटा हुआ है। अलग अलग तबके के लोगों को अलग अलग सुख सुविधाएं अवेलेबल हैं और उन सुख सुविधाओं के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाते हैं। जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा वरीसम है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं इंडिया के अंदर, उनके सामने यूनिक चैलेंजेस हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है जो कि उनके मेंटल वेलबींग को अफेक्ट कर सकता है। जो एडोलेसेंट बॉयज हैं, दे आर कॉमनली एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू मैस्कुलिन नॉर्म्स ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मतलब कि हाँ भाई तुम तो मर्द हो, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, तुम डर नहीं सकते, अरे तुमको तो पूरे फैमिली का बाहर लेना है। अब है तो वो भी इंसान, भले लड़का है, उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में बकल डाउन कर सकता है, वो भी इमोशनल है, तो कई बार बच्चे ब्रेक डाउन कर जाते हैं इस प्रकार के प्रेशर के अंदर। तो ये सारी बातें यहां पे बताई जा रही। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? पहले तो पॉलिसी मेकर्स को शिफ्ट करना है करंट मेडिकल मॉडल से मेंटल हेल्थ के मॉडल की तरफ, एक कन्वर्जेंट मॉडल पे जाना है जहां पे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा रहा है और रिकॉग्नाइज किया जाए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बिहेवियरल, इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स को एक इंडिविजुअल की लाइफ में, जो लाइफ के क्रूशियल स्टेजेस होते हैं जैसे कि चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, वहां पे ओवरऑल यू नो चीजों को सिंक्रोनाइज करना, लोगों की परेशानियों को समझना, ये सब चीजें होनी चाहिए। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए होल स्कूल, होल कम्युनिटी, होल चाइल्ड मॉडल का, जैसा कि यूएस के अंदर हो रखा है, जो कि होलिस्टिक अप्रोच के चलते चिल्ड्रन की वेलबींग के बारे में ध्यान रखता है, उनकी न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल हेल्थ के बारे में ध्यान रखता है। इनिशिएटिव जैसे कि आप पीयर सपोर्ट ग्रुप्स को बनाओ स्कूल्स और कॉलेजेस में, कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन करो, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो, हेल्प सीकिंग बिहेवियर लेके आओ, एक मल्टी सेक्टर अप्रोच लेके आनी जरूरी है जिसमें भाई एजुकेशन जैसे फैक्टर्स और न्यूट्रिशन जैसे फैक्टर्स में इंपॉर्टेंस दी जा रही, जो कि इसी एजुकेशन और न्यूट्रिशन के दम पे एक पर्टिकुलर बच्चे के ट्रू पोटेंशियल को आप बाहर लेके आ सकते हो। इंडिया का यूथ एस्पिरेशनल है, वो एक गुड एजुकेशन को डिजर्व करता है, एक बेटर पेडागोगी, पेडागोगी मतलब पढ़ाने का तरीका, और रिसोर्सेज यहाँ पे जरूरी है वेल राउंडेड डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। गुड एजुकेशन यंगस्टर को एम्पावर करती है कि वो रिसोर्सेज को एक्सेस करके अपने राइट्स को असर्ट करके सोसाइटल और फैमिलियल इश्यूज के साथ प्रॉपर तरीके से डील कर पाए। हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी बॉडी होगी। तो ओवरऑल ये सारी बातें ओवरऑल यहाँ पे एज सॉल्यूशन बताई जा रही है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो क्लॉडिया गोल्डन करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च की है, जो रिसर्च एडवांस करती है अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में जेंडर गैप क्यों है इसके बारे में बताती है। हाँ, लेबर मार्केट में जेंडर गैप को कम करने का तरीका क्या है, इसके लिए क्लॉडिया गोल्डन को नहीं मिला है इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। याद रखिएगा, ये जो नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का, वो सिर्फ ये बताता है कि इस रिसर्च में ये बताया गया कि आप लेबर मार्केट में जेंडर गैप को कैसे अंडरस्टैंड करोगे। तो देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, रैंडी हिजिलमार्सन, ये उन्होंने बताया है, इकोनॉमिस्ट हैं और मेंबर है नोबेल कमेटी के। इन्होंने बताया है कि यहां पे क्लॉडिया गोल्डन बता रही है कि क्या सोर्स है गैप का, बेसिकली जेंडर गैप का क्या सोर्स है मार्केट के अंदर, और कैसे ये ओवर टाइम बदला है और कैसे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से बदलता है। समझ गए? और इसके लिए कोई एक सिंगल पॉलिसी नहीं हो सकती। तो एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी कि लेबर मार्केट में आप जेंडर गैप को कैसे क्लोज डाउन करोगे। तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मिस गोल्डन ने ये नहीं बताया कि जेंडर गैप को आप कैसे रिजॉल्व करोगे, बस ये बताया कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है, इसका मॉडल क्या है। ठीक है, आज तक इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 93 इकोनॉमिक्स लॉरियट्स को मिला है, जिसमें केवल 3 वुमेन है, तीसरी मिस क्लॉडिया गोल्डन है। 200 साल की वुमेन के पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस को इन्होंने स्टडी किया है। कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ में वुमेन की पे कैसे बढ़ी है, ओवरऑल वुमेन का रोल कैसे बढ़ा है, कैसे कम किया है, इसको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इन्होंने स्टडी किया है और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थीसिस की है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ways in which we can even things out or to create more couple equity also leads to more gender equality. In Miss Golden's analysis, a woman's role in the job market and pay she receives aren't influenced just by broad social and economic challenges. They are partly determined by her individual decisions about how, example, how much education to get. तो बेसिकली
केवल सोशल स्फीयर में क्या चल रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है इसके बेसिस पे ही वुमेन का लेबर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट डिसाइड नहीं होता। उस वुमेन ने इंडिविजुअल बेसिस पे क्या चॉइसेस ली हैं, ये भी बहुत हद तक यहाँ पे मैटर करती हैं। अगली आर्टिकल पे आ जाते हैं। म्यांमार के चारों तरफ, म्यांमार बॉर्डर पे इंडिया के साथ स्मार्ट फेंसिंग की बात की जा रही है। देखिए, स्मार्ट फेंसिंग म्यांमार बॉर्डर पे जरूरी हो गई है। एक रिपोर्ट आई है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की 2022-23 की। ये बोल रहे हैं कि 100 किलोमीटर के बॉर्डर स्ट्रेच पे म्यांमार बॉर्डर के साथ स्मार्ट बॉर्डरिंग और सर्वेलेंस सिस्टम को यहाँ पे लगाया जाएगा, क्योंकि जो अनफेंस्ड बॉर्डर और अनरेगुलेटेड म्यांमार से जो माइग्रेशन आ रहा है ना, ये बहुत हद तक रोल प्ले कर रहा है एथनिक वायलेंस ऑफ मणिपुर में। जी हाँ, मणिपुर के अंदर जो एथनिक वायलेंस है उसमें जो अनरेगुलेटेड बॉर्डर है इंडिया का म्यांमार के साथ, ये भी रोल प्ले कर रहा है। 2022 की रिपोर्ट ये बोलती है कि जो 201 इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में, उसमें से 137 इंसिडेंट्स तो अकेले मणिपुर में है। मणिपुर के अंदर मीती कम्युनिटी, नागा, कुकी, जोमी, हमार इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। इसमें से 23 इंसर्जेंट ग्रुप्स का अभी के लिए जो ऑपरेशन एग्रीमेंट है भारत सरकार के साथ वो लैप्स हो चुका है। देखिए, फ्री मूवमेंट रिजीम एग्जिस्ट करता है इंडिया म्यांमार के बीच में। इंडिया म्यांमार बॉर्डर के दोनों तरफ 16 किलोमीटर में जो भी लोग रहते हैं वो एक बॉर्डर पास के बेसिस पे दूसरी साइड जा सकते हैं और वहां पे कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। इसके लिए कई बार म्यांमार साइड पे रहने वाले लोगों का इंडिया के अंदर आना और इंडिया की साइड पे रहने वाले ट्राइब्स का म्यांमार की तरफ जाना काफी आसान हो जाता है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ओवरऑल इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, ज्यादातर ओवरऑल मणिपुर में हुए हैं और इनको जोड़ा जा रहा है उस माइग्रेशन से जो कि म्यांमार से मणिपुर की तरफ हो रहा है। इंडिया म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें 1472 को डीमार्केट कर दिया गया है। ओवरऑल कुछ लंबा बॉर्डर बाकी है। अब इसमें से 100 किलोमीटर के बॉर्डर में स्मार्ट फेंसिंग की बात हो रही है। ठीक है, फिर स्ट्रोक डेथ्स, हार्ट अटैक वाली डेथ्स, ये 2050 तक 97 लाख पहुंच जाएंगी, 9.7 मिलियन पहुंच जाएंगी। स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन 2050 तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ डेथ होंगी एक साल में इस पर्टिकुलर स्ट्रोक के चलते। और प्राइमरली जो कंट्रीज अफेक्ट होंगी वो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज। ये बोलती है एक रिपोर्ट लांसेट न्यूरोलॉजी जर्नल की। ये प्रोजेक्शन आता है इन अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन एंड लांसेट न्यूरोलॉजी कमीशन। इसके अंदर 4 स्टडीज को पब्लिश किया गया है। ये रिपोर्ट अंडरस्कोर करती है कि जो स्ट्रोक डेथ है जो कि 2020 में 66 लाख थी, वो 2050 तक 97 लाख पहुंच जाएंगी सालाना। 2050 तक जो कंट्रीब्यूशन है स्ट्रोक डेथ का एलएमआईसी में, ये भाई 86% से बढ़ के 91% तक पहुंच जाएगा। मतलब लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में टोटल दुनिया में जो भी स्ट्रोक डेथ्स हो रही थी, तो आप कह सकते हो कि 2020 में 86% हो रही थी और 2050 तक 91% टोटल स्ट्रोक रिलेटेड डेथ्स एलएमआईसी में होंगी पूरी दुनिया की। ठीक है भाई, तो स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जिसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट ने एम्फेसाइज किया है क्रिटिकल रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस इन कॉम्बैटिंग दिस लूमिंग क्राइसिस। और ये नोट करती है कि इंप्लीमेंट करना है, हमें रिगरस मॉनिटरिंग करनी है कमीशन के रिकमेंडेशंस को, ग्लोबल स्ट्रोक बर्डन को रिड्यूस करना है। तो इस कमीशन के जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के लिए 12 एविडेंसेस दिए हैं। रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए, तो कॉस्ट इफेक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम को बनाना प्रिसाइज एपिलॉजिकल स्टोर डाटा के लिए ताकि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट किया जा सके, एलिवेट करना पब्लिक अवेयरनेस को, फॉस्टर करना हेल्थियर लाइफस्टाइल को थ्रू वाइड स्प्रेड यूटिलाइजेशन ऑफ मोबाइल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड प्रायोरिटाइजेशन मेडिकल प्लानिंग ऑफ एक्यूट स्ट्रोक सर्विसेज। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक ही काम की चीज है कि भैया यहाँ पे जो लैंसेट की रिपोर्ट है न्यूरोलॉजी की, वो ये बोल रही है कि भैया 2020 में जहां पे 66 लाख लोग मर रहे हैं स्ट्रोक से हर साल एलएमआईसी में, वहीं पे 97 लाख लोग मरेंगे 2050 तक हर साल एलएमआईसी में स्ट्रोक से। ठीक है ना। हमास वाला ये आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं, मेंटल हेल्थ वाला ये आर्टिकल में डिस्कस कर चुका हूं। आज का फाइनल आर्टिकल, मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। भाई देखिए, आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा हिस्सा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्या बताने की कोशिश की जा रही है भाई, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में तगड़ी रेस चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है। 25 सितंबर को चैट जीपीटी जो मेकर है ओपन एआई कंपनी ने, इसने अनाउंस किया कि वो जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 मॉडल्स को लेके आ चुके हैं। और इन मॉडल्स के अंदर एबिलिटी है कि वो टेक्स्ट को इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओवरऑल
इमेजेस को टेस्ट में या फिर पोएम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत कन्वर्जन मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड कंपनी है ना ओपन एआई, इसने मल्टी मोडालिटी प्रॉमिस की थी मार्च में, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि GPT-4 हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे। पहले जिस लॉन्च डेट पे इन्होंने बोला था उससे पहले ही इन्होंने लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि द इंफॉर्मेशन में एक रिपोर्ट छपी कि गूगल का अपना मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है जेमिनी, ये यहाँ पे रिलीज होने वाला है। इसको बंच ऑफ कंपनीज में टेस्ट किया जा रहा है। तो गूगल का जेमिनी, ठीक है ना, ओपन एआई का चैट जीपीटी, ये सब मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं और इसके लिए तगड़ी सैलरीज दी जा रही है। ओपन एआई ने, आप कह लो, मल्टी मॉडल एक्सपर्ट्स को हायर किया है। $3,70,000 पर ईयर की उनको तनख्वाह दे रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है गोबी नाम का, जो कि मल्टी मॉडल एआई सिस्टम पे काम कर रहा है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। तो मल्टी मोडालिटी आज की डेट में कोई नॉवल चीज नहीं रही है। पिछले कई सालों में मल्टी मोडालिटी पे काम हो रहा है। जैसे कि ओपन एआई का टेक्स्ट टू इमेज मॉडल, जिसको आप DAL.E बोलते हो, ये विजन कैपेबिलिटीज पे काम करता है, ठीक है ना। एआई मॉडल को 2021 में रिलीज किया गया। DAL.E ये एक दूसरे मल्टी मॉडल टेक्स्ट टू इमेज मॉडल क्लिप के ऊपर बेस्ड था। तो बेसिकली DAL-E मॉडल ओपन एआई का, जेमिनी मॉडल गूगल का, ठीक है ना, फिर चैट जीपीटी, ये सारे के सारे मॉडल्स क्या कर रहे हैं? मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। और इसके और भी बहुत से प्रिसाइज एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल 2020 में मेटा, जो फेसबुक वाली कंपनी है, इसने एक मल्टी मॉडल सिस्टम पे काम किया ताकि जो हेटफुल मेमेस फेसबुक पे प्रोलिफरेट करते हैं, इसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे रोक पाए। गूगल रिसर्चर्स ने 2021 में एक पेपर पब्लिश किया मल्टी मॉडल सिस्टम के बारे में, जहां पे ओवरऑल एक वीडियो के अंदर अगला डायलॉग क्या हो सकता है, ये मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। एक ब्लॉग पोस्ट में मेटा ने बताया था कि फ्यूचर मल्टी मॉडल्स कैसे हो सकते हैं, उसमें कैसा सेंसरी डाटा होगा, टच, स्मेल, ब्रेन, ये सब तरीके की आप कह लो एक्टिविटीज ये मल्टी मॉडल, आप कह लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल कर सकते हैं। और अलग अलग भाषाओं को यहाँ पे सिंक्रोनाइज करके चीजें यहाँ पे की जा सकती है। तो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लेक्चर यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। मेंटरशिप कोर्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, काफी कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे है। अगर अभी से भी आप इस मेंटरशिप कोर्स को देखना शुरू करते हैं तो एग्जाम आने तक आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी खासा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पीसीएस के लिए भी ये पर्टिकुलर कोर्स आपके बहुत काम का है। तो डू सब्सक्राइब टू द मेंटरशिप कोर्स। हैव अ ग्रेट